एक अकाल आया था, बीसीएस में सवाल आता है कि एक अकाल आया था। वैसे अकाल तो बहुत सारे आए हुए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, लेकिन आजादी से पहले एक अकाल आया था, वो कब आया था? वो कहाँ था? 1917। सर ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, हिस्ट्री है? ये इकोनॉमिक सवाल आए हुए सवाल नहीं है। बंगाल में ये बंगाल में आया था, इकोनॉमिक्स के सर, जियोग्राफी के इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है ना? 17 समथिंग है। नहीं, वो तो 70 साल आजादी से पहले, आजादी से पहले 1837 1943। कितना? 1943। जब आखिरी अकाल जो आया है, बहुत बड़ा अकाल आया, वो 1943 में आया है। और ये अकाल क्यों आया? ये पहले समझिए कि अकाल और सूखे में क्या फर्क होता है। की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही ना? आ रही है सर, आ रही है। तो अकाल और सूखे में क्या फर्क है? अकाल सूखा, वैसे अकाल सर एक वो है, उसके अंतर्गत सब आते हैं, सूखा उखा। और बताइए, और बताइए। अकाल और सूखा, ठीक है? जी जी। सूखे का मतलब तो यही है कि सूखा बढ़ गया, बिल्कुल बरसात नहीं हुई, ड्रॉट से कहते हैं, ठीक है? ड्रॉट होता है, कहते हैं सूखा, मतलब बरसात नहीं हुई, ठीक है? लेकिन अकाल यानी फेमाइन, हाँ, जो फेमाइन होता है यानी जो अकाल होता है, इसका मतलब होता है कि बरसात हुई है बट कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वहां तक सामान नहीं पहुंच पाया। एग्जांपल लेते हैं, तो 1943 का जो अकाल पड़ा, अगर आप देखेंगे 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। पहले आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। जी सर, जी। अच्छा सर म्यूट कर। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स और जैपनीज की लड़ाई हो रही थी। जब आपको इंडिया की तरफ से ब्रिटिश इंडिया और जापानी लोग लड़ रहे थे, इसमें आपका जो सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिंद फौज भी लड़ रहे थे। तो जब ये म्यांमार के रास्ते से इंडिया में एंटर करने वाले थे, तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो जापानी है ये इंडिया में आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी सर ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? आवाज ज्यादा ही हो रही है आज, ठीक है? तो अंग्रेजों को लगा कि अगर जापानी हिंदुस्तान आ जाएंगे तो जो उनके जहाज हैं या कोस्ट है जो इलाका, वहां पर चीजें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब बंगाल को छोड़ा तो उसके जो कोस्ट में जो यानी कि जो तट पे किनारे पे जो जितने भी चीजें थी, नाव थी या सब थे, वो उनको वापस लेते चले गए। साथ में उन्होंने क्या किया, बहुत सारा जो खाना था, जो अनाज था, वो फौज के लिए किया और आम पब्लिक के लिए मिला ही नहीं। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आई, खाने की दिक्कत आई, इसमें उस कारण से अकाल पड़ गया 1943 का, ठीक है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ था ये। उसके बाद से अभी ये इतना बड़ा नहीं पड़ा है अकाल। सूखे पड़ते हैं लेकिन अकाल नहीं पड़ा है अभी तक, ठीक हो गया? एक चीज आती है डाकू राज्य, एक ये वर्ड है डाकू राज्य, ये किस कालखंड में है और किसने दिया था? ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था। डाकू राज की उपमा किस कालखंड की है और किसने दी है? सर इंग्लिश में आप डाकू राज मतलब वही, डाकू राज में डाकुओं का राज, मतलब लूट मची हुई है, डाकू राज्य। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो पलासी का युद्ध देखा होगा, बक्सर का युद्ध देखा होगा आपने, ठीक है? 1764 में बक्सर होता है। उसके बाद से बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? पलासी बक्सर के युद्ध के बाद, पलासी बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बंगाल का अधिकार ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल पावर आ गई, ठीक है? और 1765 से लेकर 64 में आपका बक्सर होता है और 65 से लेकर 72 तक एक ऐसा दौर रहा जहां पर अंग्रेजों ने भी लूटा, ठीक है? और बंगाल के जब नवाब बने उन्होंने भी लूटा, मतलब टैक्सेस लगा के लूटा, एक तरह से कहते हैं। इसी को के एम पन्नीकर, नाम ना याद रखिएगा, के एम पन्नीकर जी है, उन्होंने इस समय को 1765 टू 1772 उन्होंने इसको के एम पन्नीकर ने डाकू राज्य का दिया है। और 1772 के बाद 1773 में क्या हुआ? 1772 तक तो चलो हो गया, हाँ?
क्या बोला डबल आपका आवाज, क्या बोला आप लोगों ने? सर रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट तो आया ही है, लेकिन एक और भी तो आया है आपका रैत वाली सिस्टम। रैत वाली आ गई थी कि नहीं थी? रेटवारी सिस्टम, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे। रात वाली ये सिस्टम। महलवाड़ी रैतवाड़ी क्या सिस्टम क्या आएंगे? महलवाड़ी रैतवाड़ी क्या है सिस्टम ये? महल का मतलब तो सिर्फ गांव होता है। हाँ। जमीनों के रिलेटेड है, किसानों से जमीनें जो ली हाँ, जाती है, मतलब कर है सर, कर। भूमि देखिए, बंदोबस्त रैत जैसे आया। बंदोबस्त, हाँ, इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है ना, रैत वाले सिस्टम को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 1765 टू 1772 में ब्रिटिशर्स ने खुद कोशिश की कि हम लोग टैक्स कलेक्ट कर लें। ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर लें, तो लेकिन सर्वप्रथम उनसे वारेन हेस्टिंग्स लाया था। हाँ, तो उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा में और इंडियन की भाषाओं में बहुत दिक्कत थी, तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसके बाद उन्होंने नए जमींदार उन्होंने किया कि जमींदारों को नए जमींदार खड़े किए कि आप हमारी जगह पे टैक्स कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जमींदारों ने अंग्रेजों के बिहाफ में टैक्स कलेक्ट किए। ठीक है, इसे कहते हैं रैतवारी सिस्टम, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। और एक महल वाली सिस्टम था। महल वाली में क्या था कि एक पूरा गांव जो होता है वो टारगेट पूरा करता था। एक गांव जो होता है, गांव उसमें को ही महल बिचौलिया बोला जाता था। वही गांव, महल का मतलब था। गांव होता है। ठीक है, तो गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि पूरा वो एक टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो महलवाड़ी रैतवाड़ी ये सिस्टम हुआ था। तो ये महलवाड़ी सिस्टम ये 1833 में आगरा और अवध की तरफ था, मतलब जो ये यूपी की तरफ और आगरा की तरफ था। रैतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे था? बंगाल में। महलवाड़ी आपका यहाँ पे था। ठीक है, और एक साउथ में तो था, क्या था वो? साउथ में क्या था? और क्या था साउथ में? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त तो आपका बंगाल में हो गया, वही तो है परमानेंट सेटलमेंट। बताइएगा मुझे, ठीक है, दिमाग में खुद उतर गया। चलिए, तीन कटिया प्रथा क्या थी? तीन कटिया सर वो हर किसान को अपनी खेत का 1/3 में नील उगाना था। हाँ, तीन कटिया यानी कि 20, अगर वो क्षेत्र है उसका 20 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स में उसको इंडिगो यानी नील को खेती करनी होती थी। ठीक है, और ये बात हो रही है लगभग 1917 तक चला है ये, 1917 तक चला है ये। उसके बाद कौन आ गया था वहां पर? सर गांधी जी आए थे गांधी जी आ गए थे। चंपारण। और गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? चंपारण, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? किसके इनविटेशन पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे? और वहां पर जाके जो ये इंडिगो जो कर रहे थे किसान, तीन कटिया प्रथा, उसके खिलाफ बात की थी उन्होंने। ये सवाल पूछा जाता है, बताओ किसने बोला था? राजकुमार शुक्ला। पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? आपने शुक्ल कह लो, शुक्ला कह लो, ऐसी बात है। ठीक है, पढ़ा है ये पढ़ा है ना? ये पढ़ा आप लोगों ने? हिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी? थोड़ी बहुत पढ़ा है। और गांधी जी का पहला ये पब्लिक मूवमेंट था, पता है आपको ये? यस सर। गांधी जी का पहला पब्लिक ये एक तरह का सत्याग्रह था ये। और उसमें ये प्रथा थी कि देखिए उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो नील की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। नील की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो इंडिया के जो किसान है उनसे कहा कि आपके मतलब 20 में से 30 हिस्से में आप लोगों का खेती होगी, मतलब नील की खेती होगी। प्रॉब्लम क्या थी कि नील में पैसा कम मिलता था किसानों को। अगर वो गेहूं और चावल उगाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जब नील उगाते थे तो पैसा कम मिलता था। इस कारण से किसान बहुत खुश नहीं थे कि नील की खेती करने में, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उनको पैसे डालते थे। इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के बजाते हैं और गांधी जी से बोलते हैं कि आप इंडिया चंपारण आइए, बिहार आइए और इसके लिए करें। तो वो आते हैं और पहला मूवमेंट करते हैं। और एक ना चंपारण क्या नाम है, एक कमेटी बनाई थी। देखिए बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात रहा हूं आपको। एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, गांधी जी उसका पार्ट थे। समझिए, कभी कभी पूछते हैं आपको, कुछ 4-5 कमेटी दे देंगे। एक बार सवाल पूछा गया था, 4-5 कमेटी दे दी थी और बोला था गांधी जी इसमें से किस किस कमेटी का पार्ट थे। तो चंपारण की जो ये इंडिगो प्लांटेशन वाली जो कमेटी थी उसमें गांधी जी उसका हिस्सा थे, जिसने ये डिसाइड किया था कि नील की खेती को हम लोग वॉलंटरी कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे, वॉलंटरी कर देंगे। किसकी जिसकी मर्जी करे, जिसकी मर्जी नहीं करे। इस शब्दों को मैं पकड़िएगा, ठीक है। कमेटी बैठती है, वो कहती है कि जिसकी मर्जी है उसको वॉलंटरी कर देंगे, जिसको मर्जी है करे, जिसको मर्जी है नहीं करे वो, ठीक है। और गांधी जी के पार्ट थे गांधी जी, क्योंकि अभी कई, मैं आपको बताऊं, कई कमेटीज में गांधी जी का हिस्सा बने, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। एक आता है यूएनडीपी। क्या क्या होता है यूएनडीपी का मतलब बताइए क्या होता है? यूएनडीपी सवाल कई बार पूछा जाता है कि एक विकास सूचकांक देता है ये मानव, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि एक रैंकिंग देता है, ये किस देश में क्या है, कौन मानव सुधार के ऊपर कितना अच्छा है, कौन पीछे है। एक तो सवाल बनता है हर बार करंट अफेयर से कि इंडिया की रैंकिंग कहां पर है, ठीक है। तो अगर अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इसमें यूएनडीपी की जो रैंकिंग आई होगी वो देख लीजिएगा। एक बार सवाल आया कि किस किस पैरामीटर के ऊपर ये है, कौन कौन पैरामीटर देखते हैं बताइए। एक तो प्रति व्यक्ति सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहता है, हाँ एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन है और हेल्थ है। और सवाल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बाकी लोगों को सवाल जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि भाई एक अगर इंडेक्स बनाएंगे तो किसी 4-5 चीजों को तो देखेंगे ना कि क्या किया। तो यूएनडीपी में ये बोला गया है हाँ कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, यानी कि पानी अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। सुन जाइएगा, स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, और जो बूढ़े आदमी होते हैं उनकी साक्षरता, 3 चीजों पे है शुद्ध जल की उपलब्धता, अधिक बच्चों का स्कूल जाना और अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना, ठीक है। अच्छा एक मुझे बता दो, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है लोगों में, मुझे ये बता दीजिए कि अभी एक रैंकिंग आई है परसों, इसको मैंने अभी जस्ट मैंने YouTube पे मैंने शेयर किया है, परसों एक रैंकिंग आई है, मिलिट्री की आई है रैंकिंग, नहीं मिलिट्री वाली बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। इंडिया की मिलिट्री कौन से नंबर पे है, इस मजबूत रैंकिंग कौन सी है इंडिया के? चौथे पे, हैं? फोर्थ पे, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे यूएसए। गलत, चाइना, इजराइल, चाइना जो अभी लेटेस्ट आई है। देखिए चाइना सुनिए हर जो रैंकिंग मिलती है उसका सबका पैरामीटर अलग होता है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है। जो ये लेटेस्ट आई है उसका पैरामीटर था कि सैलरी क्या मिलती है, आपका क्या कितना खर्चा करते हैं, डिफेंस का कितना ज्यादा है ना, वो सब उस पर था। तो उसमें जो उन पैरामीटर्स पे जो नंबर 1 आया है वो चाइना आई है, और इंडिया की रैंकिंग 4 है, चौथे नंबर पे है। 4 है। ध्यान से देखिए ये सब करंट अफेयर का सवाल है, और ये चूंकि अब मार्च आ गया है, ठीक है ना, जब मार्च आता है ना समझ जाइए कि करंट अफेयर्स में जो ये सब जनवरी फरवरी मार्च में पूछा जा रहा होगा, इस सब एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपना बिल्कुल दिमाग खोल के काम खोल। हाँ सर ये बजट से रिलेटेड आया था कि सर ये क्वेश्चन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सेना पर कितना ज्यादा बजट इन्वेस्ट किया है, तो वो यूएसए फर्स्ट नंबर पे था, चाइना सेकंड नंबर पे था। सही कह रहे हैं। देखिए जो आप बजट की बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा बजट जो पैसा खर्चा करता है वो अमेरिका करता है, लगभग $7.5 बिलियन, ठीक है ना, नंबर 1 पे है। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हो रही है कि कौन कितना मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसमें कई चीजें आती हैं, सैलरी आ रही है, इसके अंदर बजट भी आ रहा है, इसके अंदर और चीजें भी आ रही होंगी। किसने निकाला है ये भी यूएन? नहीं किसी यूएन नहीं निकाला, किसी एक पार्टी निकाला। मैं एक मिनट बताता हूँ, 2 मिनट हो जाइए, मैं कुछ देख ही रहा था इसको ना, बल्कि अभी मैंने यूट्यूब पे मैंने इसको शेयर भी किया हुआ इस चीज को, मैं एग्जैक्टली भूल गया कि क्या है। अभी देख लेना आप लोग जाके, ठीक है, इसमें उसका कौन सा इसमें जी ठीक है ना, देख लीजिएगा। बस कहने का मतलब है कि जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब धीरे धीरे जो इस समय पूछे जा रहे हैं, मार्च का महीने में आ गया है, तो सब आपको बहुत अच्छा करंट अफेयर्स इस समय चल रहा है, ठीक है। द हिंदू में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू सर मई का करंट अफेयर तैयार करना जरूरी है क्या? 30 मई तक, 30 मई तक 30 मई तक करिएगा। 15 मई से लेकर 30 मई तक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तो आपने खुद करना है न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है। अच्छा एक सवाल आया था, भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यानी पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से कौन से उत्तरदायी कारण है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है आपकी जो एक आदमी के ऊपर कितनी सैलरी कमाना है, ठीक है ना, इंडिविजुअल अमूमन क्या होता है, जितनी जीडीपी होती है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो बनती है पर कैपिटा इनकम। तो एक सवाल पूछा गया था, भाई बहुत स्लो कर रहा है, क्या लगता है कि स्लो है, क्या कारण हो सकते हैं? इस टाइम पैंडेमिक इस टाइम नहीं देखो ऐसे ही जनरल, चलो आंकड़े पूछ
वो जो होता है, जो उसके कारण पूछ रहा मेजर्स हूँ, है। कारण पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या कारण है, क्या लगता है कि क्यों है पर कैपिटा इनकम स्लो इतने? एक तो है पॉपुलेशन ज्यादा है पॉपुलेशन सर। बढ़ती है, बिल्कुल है ना, तो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी ओ उतना आ जाएगा। तो जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त, यानी कि जो कीमत बढ़ जाती है वो, और कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास में धीमी गति, क्योंकि अगर धीमी गति हो रही है इसी कारण से जीडीपी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। जीडीपी पता है ना, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी क्या होती है? क्या होती है जीडीपी? क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक विद इन आवर टेरिटरी। इसका मतलब क्या है इसका? कोई भी गुड या प्रोडक्ट जो हम लोग के कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होती है उसको फाइनल गुड एंड फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट। हाँ, फाइनल एक साल में जो प्रोडक्शन क्या है? एक साल में भारत की टेरिटरी के अंदर, सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सर्विसेज दी जा रही हैं, फाइनली, मतलब फाइनल का मतलब होता है जैसे मान लो गाड़ी बन रही है तो गाड़ी में अब टायर भी लगता है, तो टायर की कीमत नहीं काउंट की जाएगी, क्योंकि कार के अंदर टायर बनता है तो कार की कीमत काउंट की जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ये सब याद रखिएगा, फाइनल याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता है। फाइनल, तो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सवाल ये पूछा जाता है, जो अमेरिकन, मान लीजिए कोई अमेरिकन अगर इंडिया में नौकरी कर रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा, होगा सर, होगा। इंडिया की इसमें होगा, नहीं काउंट होगा सर, नहीं होगा पक्का? टीवी देखे जाता है नहीं होगा होगा सर, मैं जीएनपी की बात नहीं कर रहा होगा हूँ, सर। होगा सर, वो होगा भाई, इंडिया की टेरिटरी में काम कर रहा है, में काउंट होगा सर, वो टेरिटरी में काम कर रहा है, वो टेरिटरी में काम कर रहा है ना वो, जी सर। ठीक है। और एक जीएनपी होता है, याद है जीएनपी क्या होता है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सर जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं सर जो अपने नेशन का ही जो होगा। नेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि जो इंडियन, बाहर का पैसा यहाँ से वहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो सर जो एक सुनिए, जो इंडियन, एक मिनट, जो इंडियन अमेरिका की एम्बेसी में काम कर रहे होंगे, यानी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे होंगे अमेरिका के अंदर, भाई अमेरिका में इंडियन एम्बेसी होगी, एम्बेसी में Yes, sir. इंडियंस काम कर रहे होंगे, तो जो सैलरी पाएंगे वो जीएनपी में काउंट होगी, नॉट जीडीपी में काउंट नहीं होगी, जीएनपी में काउंट हो जाएगी। सर वो जीडीपी में काउंट नहीं वो होगी। जीडीपी काउंट होगी वो, ठीक है ना? लेकिन सिर्फ वो लोग घर तो भेजेंगे ना सैलरी। वो अलग बात हो जाती है, मैं उसमें काउंट करने की बात कर रहे हैं। अगर वो वहाँ के उनके अकाउंट से में चल, अगर उनका अकाउंट यूएसए में है तो, अगर इंडियन अकाउंट है तो इंडिया की सैलरी मिलेगी आपकी। और एम्बेसी का मतलब क्या होता है? एम्बेसी में जैसे मान लीजिए अगर अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो वो अमेरिका का कंट्रोल होता है, उसमें इंडियन आर्मी जा नहीं सकती उसके अंदर। सर जैसे बहुत से लोग बाहर सऊदी में या कुवैत में या बाहर जॉब कर रहे हैं तो वो भारत भेजते हैं ना अपनी उसे क्या बोलते हैं? अगर सैलरी जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं वो इंडिया में सामान भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं और अपने परिवार को पैसा भेजते हैं क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। सर एक बार बताना क्या बोलते हैं सर? रेमिटेंस। हेलो, हाँ हेलो, रेमिटेंस। सर वो फिर किसमें काउंट होगा सर? रेमिटेंस इंडिया में काउंट हो जाता है, वो जो इसमें यहाँ पर पैसा जो आ जाता है इंडिया में, रेमिटेंस कन्वर्ट हो जाता है सर। नंबर 1 जो है जीडीपी में काउंट होगा जो, और नंबर 1 है इंडिया रेमिटेंस भेजने में। हर साल अच्छा खासा पैसा भेजते हैं, लगभग 80-90 मतलब बिलियन डॉलर भेजते हैं इंडिया वाले, ठीक है। नंबर 1 पे इंडिया रहता है और लगभग 2-2.5% है जीडीपी का, 2-2.5%। सर तो वो जीडीपी में काउंट होगा। वो जब वो जीडीपी में काउंट हो जाता है नीचे, मतलब वो भेजते रेमिटेंस जब आ जाता है तब काउंट होता है। देखिए एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि किस पर्पस के लिए हम चीजें कर रहे हैं। अगर वो उस टेरिटरी में काम कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लो सऊदी अरब से आ रहा है पैसा, तो सैलरी जीडीपी काउंट हो जाएगा उनकी, जो सैलरी को वहीं मिल रही है, काम भी वहीं कर रहे हैं, सैलरी भी उनको वहीं मिल रही है, तो उनकी जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन जब इंडिया की जीएनपी में काम करेंगे, जीएनपी, जब इंडिया की जीएनपी निकालेंगे तो हम उसको कहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि वो इंडियन काम कर रहा है वहां पे। तो दोनों समझिए कि वो सऊदी अरब का जीडीपी और इंडिया की जीएनपी अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों एक चीज थोड़ी ना है। जी जी, दो अलग है, एक जीडीपी और इंडिया की जीएनपी, तो दोनों अलग चीजें हैं। चलिए बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी कंफ्यूज हो रहा है। जी सर, जी जी बिल्कुल, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। यस सर। अच्छा एक चीज है, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है जो, उसमें ना ये
इंडिया की रैंकिंग तो पूछते ही पूछते हैं लोग, इंडिया की रैंक क्या है। एक चीज और पूछते हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, पॉइंट्स, वो ही पूछते हैं कि 0.521, 0.571 ऐसे ना चीजें आएंगी, तो वो भी याद कर लीजिएगा। इन्होंने एक सवाल पूछा था 2015 में, मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो था 0.609 उस समय का था। ये तो पुराना हो गया, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि रैंकिंग भी देखनी है और पॉइंट भी देखना है, ठीक है। तो अभी तो पता चला कि भारत के लोग ज्यादा खुश भी नहीं है, 139वीं रैंक आई है हैप्पीनेस कितनी 131 आई ना, 149 तो रैंकिंग 149 देशों में। नहीं इंडिया रैंकिंग 131 है कि 139 है, क्या क्या 139 139 ठीक है। तो 130, तो इंडिया के तो पॉइंट 131 है मेरे ख्याल से, कितनी है? नहीं 39 है। ठीक है। तो जो पॉइंट होगा ना, स्कोर होगा, स्कोर, तो वो भी आपका ना, तो अभी जैसे रोहित ने लिखा 0.645, तो होगा 0.645 होगा, ठीक है ना। तो ये 0.645 याद रख लीजिए। फर्स्ट पे नॉर्वे शायद से, फर्स्ट पे नॉर्वे। सर पीसीएस मैंने देखा है सर, मतलब जिस ईयर का इंडेक्स पूछता है उसका नहीं पूछता है, वो पिछले साल का जाकर नहीं, तो आया उस समय होता है ना। देखिए मान लीजिए आपका पेपर हो रहा है जून में, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट पिछले साल आ चुका था, अभी तक 2021 में आया ही नहीं हो, तो पिछले तो पूछेंगे ना आपसे वो, है ना, तो पिछले पूछते हैं वो। जैसे आप लोग करोगे 2020 से करोगे, आप लोग पूछोगे इंग्लिश सर आजकल पूछ रहे हैं। हाँ, तो अगर एग्जाम तक वो चीजें आ गई हैं, नया आ गया तो नया पूछेंगे, नहीं तो पूछना है पुराना पूछेंगे। अच्छा, बड़ी अब एक सवाल बड़ा आता है, बहुत कॉमन आता है, एक सवाल बहुत कॉमन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय कौन निकालता है? राष्ट्रीय आय भारत की कौन निकालता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया हो, ठीक है। ये सब फैक्चुअल सवाल है, कई बार सेंट्रल सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको सांख्यिकीय संगठन। यस सर। लोगों को लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती होगी। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? इकोनॉमिक सर्वे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे करती है, बनाती है। ये भी सवाल आया हुआ था, ठीक है सर। ये जो जनगणना होता है पर 10 साल वाला, वो तो इस बार नहीं, वो क्या होगा, अब होगा वो तो होगा ना। वर्चुअली करने का सोच रहे हैं लोग, वर्चुअली करने का सोच रहे हैं लोग। वर्चुअली हमको मिलेगा, टैब मिलेगा, टैब जो बात हो चुकी है, टैब होगा कोविड टैब में, उसी टैब के अंदर वो बिल्कुल वो उनको, देखिए अगर याद होगा आपको, पहले क्या होता था, एक पूरा सा क्या कहते हैं उसको, मिलता था, बहुत शोर हो रहा है। हाँ, रजिस्टर मिलता था, अब रजिस्टर नहीं मिल रहा, अब टैब मिल रहा है, टैब के अंदर ही वो पूरा कैलकुलेट कर दे रहा है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया कि राष्ट्रीय, देखिए सबको सुन लीजिएगा, नेशनल इनकम निकालने का जो डिपार्टमेंट है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, CSO, ये निकालता, कई बार पूछा गया है। और दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है, तो वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, गलत मत करके आ जाना इसके अंदर। अच्छा, भारत में हिंदू संवर्धी दर किससे संबंधित है? हिंदू ग्रोथ रेट, इसका किससे जुड़ा हुआ है ये? भारत में हिंदू संवर्धी दर किससे संबंधित है? नहीं पता सर। मतलब हिंदू संवर्धी दर, हिंदू ग्रोथ रेट, अगर शब्द ना हिंदू ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या है? तो मतलब कि ग्रोथ पूछ रहा है कि मतलब कम्युनिटी का दोनों चीजें, किससे रिलेटेड है ये है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से। देखिए होता क्या था, 60-70s में इंडिया का जो डेवलपमेंट था, GDP ग्रोथ रेट बहुत स्लो था, 2%, 3% पे इंडिया ग्रोथ कर रही होती थी। 70s की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 70s में। तो उस समय एक फिलोसफर थे, नाम देखिए भूल गया उनका, कृष्णा नाम है, समथिंग कृष्णा नाम है, अभी याद अगर आ जाएगा तो बता दूंगा मैं। उन्होंने एक शब्द दिया था कि जो इंडिया डेवलपमेंट कर रही है वो हाँ, राज कृष्णा, देखिए लिखा रोहित जी ने, राज कृष्णा है, इन्होंने बोला था, ये टर्म कॉइन किया था उन्होंने कि हिंदू ग्रोथ रेट, जिसको मतलब है नेशनल इनकम से, कि जितना स्लो हम लोग काम करते हैं, कि मतलब हिंदुस्तान के साथ, हिंदू मतलब हिंदुस्तान का ये ग्रोथ रेट है ये, क्योंकि हम 2%, 3% के हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है।
ये राज कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने शब्द दिया था, और हिंदू समृद्धि दर का मतलब है नेशनल इनकम। ठीक है, एक शब्द आता है क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब बंद कर दिए जाते हैं। कोई है एग्जांपल है आपके पास? कोई कंट्री ऐसी है? सर चाइना ने किया था। सर चाइना ने किया था। इराक हो सकता है, नॉर्थ कोरिया ज्यादा देखिए। नॉर्थ कोरिया सर। हाँ अच्छा, एक सवाल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आया हुआ था ये पहले कि उस समय के तर्ज पे था, आप थोड़ा समझना पड़ेगा इस समय कि निम्नलिखित राज्य वर्ष 2012-13 की प्रति व्यक्ति आय के डिसेंडिंग काउंटर मिले, मतलब कि कुछ उन्होंने वो दिए थे, स्टेट्स के नाम दिए थे, और जो नेशनल इनकम है ना, स्टेट जो सॉरी पर कैपिटा इनकम, स्टेट की पर कैपिटा इनकम है, उसकी रैंकिंग दी थी उन्होंने। समझ रहे हैं आप? पर कैपिटा इनकम स्टेट की, मानो महाराष्ट्र नंबर 1 था उस समय, गुजरात नंबर 2 था, पंजाब नंबर 3 था, उत्तर प्रदेश नंबर 4 था। ठीक है, तो आपको जो पर कैपिटा इनकम जो अभी आएंगे, अच्छा ये हर साल का नया आता है, आपने नोट से बना रहे होगे करंट अफेयर से, तो देखिएगा 2020 के क्या रहे, नंबर 1 पे कौन है, तो कम से कम 5 टॉप रैंक को याद कर लीजिएगा। टॉप 5 पर कैपिटा। कर्नाटक। हाँ, मुझे नहीं पता, देखो मुझे नहीं पता लेटेस्ट आंकड़ा क्या चल रहा है, लेकिन इस तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था कि वही, एक तो पर कैपिटा हो गया, एक होता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, नंबर 1 कौन है, मतलब इंडिया की जीडीपी में नंबर 1 कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक बार सवाल पूछा गया था उन्होंने कि सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी किस स्टेट में है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये रैंकिंग थी उस समय। महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो ये आपको लेटेस्ट देखना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है। जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते जाना प्लीज, सवाल आते हैं इस बात को। ठीक है, अभी भले ही सवाल इनका आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग नोट कर लेना, ये पूछ लेता आपसे, वो ये पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल पूछा, संघीय बजट 2015-16 में सेवा कर बढ़ाकर डैश कर दिया गया, अब सर्विस टैक्स बढ़ा दिया 14% कर दिया गया था। अब लेटेस्ट चल रहा होगा ना इस समय टैक्स का, तो वो क्या बजट में कोई ऐसा तो टैक्स कोई बढ़ोतरी नहीं की उन्होंने? क्या कोई उन्होंने सेस तो नहीं लगा दिया नया, सरचार्ज तो नहीं लगा दिया कोई नया उन्होंने? तो आप जब बजट पढ़ेंगे ना तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि क्योंकि यही देखिए, यही इकोनॉमिक्स है जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना। कोई बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछेगा आपसे, वो छोटे छोटे सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, तो 2020-21 के जो 21-22 का जो बजट आएगा तो उस है उसमें, और देखिएगा टैक्सेस के बारे में क्या, खासकर ये आपका जीएसटी के ऊपर रहेगा, जीएसटी में क्या है, जीएसटी में क्या नहीं है। ठीक है, कौन सी चीज जीएसटी है। बाकी आपको जीएसटी टैक्स बैंड तो पता ही है, आपको 4 होते हैं, पता नहीं है बाकी लोगों को? टैक्स बैंड होते हैं ना, किस पे कितना लगेगा, 0% लगेगा, 5% लगेगा, 18% लगेगा, क्या लगेगा उसके अंदर? कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगती, सर्विस टैक्स लगते हैं, जैसे पेट्रोलियम की चीजें हो गई। बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। किसमें नहीं लगता? ये पेट्रोलियम में नहीं लगता जीएसटी, डेयरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल। हाँ बस ये पेट्रोलियम और अल्कोहल। हाँ, तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। आप समझना, गलत करके मत आना, प्लीज चेक कर लेना सब चीजों को आप। ठीक है, ठीक है, चलिए 5, 12, 18, 28% होता है, 4 होते हैं, 5, 12, 18, 28। ठीक है रोहित जी, बिल्कुल। अच्छा, एक आता है पंचवर्षीय योजना का आता है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में एक तो पूछते हैं कि भैया लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना कौन चल रही है, या जो पिछली वाली पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या ग्रोथ हमने अचीव की, कितना टारगेट रखा हमने और क्या अचीव किया हमने। अब तो पंचवर्षीय योजना बेसिकली खत्म कर दी है। हाँ, खत्म कर दी है ना उन्होंने, अब खत्म कर दी गई है। लेकिन एग्जाम में आते हैं 12 हमारी पंचवर्षीय योजना है, सबको आप ठीक है, सुनिए बड़ी बहुत वो है कि 12 के 12 आप ढंग से पढ़ना। 12 के नाम दिए गए हैं, ठीक है, मतलब कईयों के नाम दिए गए, बहुतों के नाम नहीं दिए गए। जैसे दूसरी वाली थी मेहलबोर्निस जो पंचवर्षीय योजना थी जो, ठीक है, उनमें अब जैसे कि पहली वाली में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, दूसरी वाली में बड़ी इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने शायद नोट्स बना के देखे आपको दिए, तो उसमें देख लीजिएगा। कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे आएगा कि जो टारगेट हमने रखा वो टारगेट हमने अचीव कर लिया, तो पूछेगा कि भाई कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने जो टारगेट रखा था हमने उसे अचीव कर लिया। ठीक है, फिर सवाल पूछेगा आपसे
कि इनमें से सबसे ज्यादा हमने कब जीडीपी ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना में की हमने, तो वो आपको बताना चाहिए कि भाई ठीक है। फिर उनसे बोले हाँ, फिर आपसे पूछ सकता है कि हाँ, आपसे पूछ सकता है कुछ योजनाएं होती हैं, योजनाएं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि आपका यही है, क्या नाम है, नरेगा, ठीक है, मनरेगा से कहते हैं। तो मनरेगा कौन से पंचवर्षीय योजना में आई, ठीक है, या गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई, ठीक है, मैं सुन रहे, मैं समझ रहे हैं मेरी बात आपकी। ये सब एग्जाम्स में आए, जितने मैंने बातें बताई आए हुए हैं, आप नोट कर लेना, प्लीज भूल मत जाना, ठीक है। नोट्स मैंने कुछ दिए हैं, मैंने नहीं भी अगर उसमें होंगे तो अपना प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या होता है, क्या था रोलिंग प्लान? पंचवर्षीय योजना, बीच में 3 साल गैप, मतलब गैप हो गया था, 64, 65, 66 आई थिंक हुआ था, ठीक है, देख लीजिएगा जो ईयर। तो ये इसमें ये 3 साल नहीं आया पंचवर्षीय योजना, वो सिंगल एक साल का प्लान लेकर चला था इसमें, ठीक है। 2 बार ऐसा हुआ है, 80s में हुआ है और एक ये 60s में हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा कि रोलिंग प्लान कैसे बोलते हैं, कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस में ना, ये जो हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स है। कोई आपसे बहुत खतरनाक कुछ चीज नहीं पूछेगा आपसे, वो आपसे वो छोटी चीजें पूछता है आपसे वो, ठीक ना। और ये इकोनॉमिक्स पता रहेंगे तो बस कर लेगा, टर्म्स पता रहेंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, जनता सरकार के टाइम में, हाँ, जनता सरकार के टाइम में हुआ था ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज हुआ था कि अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की ना, तो किसने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी देन है? सर पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, महबूब अल हक, बहुत अच्छी बात है, महबूब अल हक, महबूब अल हक, हाँ, इनको नोबेल भी मिला हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अब अपने जो अमर्त्य सेन थे उनके असिस्टेंट थे, साथ में थे, मतलब जो अमर्त्य सेन है उनके साथ में थे। तो महबूब अल हक का नाम जैसे ये आ चुके हैं ये, ठीक है ना नाम। अच्छा, एक सवाल बड़ा था, तो थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ और हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। एक भारत में सबसे पहले कौन से उद्योगों की स्थापना हुई है? आपसे पूछेगा कि भाई सबसे पहले सूती वस्त्र कौन से स्थान में उनकी स्थापना हुई है, मतलब उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के रूप में पहली इंडस्ट्री कौन से? गुजरात में से, किस सेक्टर की थी, कौन सेक्टर की थी पहली इंडस्ट्री? पहली इंडस्ट्री टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पहली थी, टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल 1818 में थी, फोर्ट ग्लॉस्टर की बात है। दूसरी कौन सी है, कब हुई थी सर, मगर ये नहीं पता, 1818, 1818। दूसरी बताइए। अच्छा सर, दूसरी कागज 1832, श्री रामपुर, कॉलोनियल एरा में हुई थी। हाँ, तो पहला पूछे ना। तीसरा है चीनी उद्योग 1840 बिहार में, बेतिया में। चौथा है सीमेंट 1904 चेन्नई में। ये सब एग्जाम में आए हुए, जो बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। जूट 1859, क्या है, रिंसारा कौन सी पंजाब बंगाल में जगह है, रिंसारा। फिर आपका जो आयरन एंड स्टील है, लोहा है, 1870 में हो सकता है, वो कुल्टी में है पश्चिम बंगाल में। ऊनी वस्त्र 1876 कानपुर में। और आपका जो आर्टिफिशियल रेशे होते हैं 1920 ट्रेवनकोर में। और एल्यूमिनियम है जेके नगर 1937 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दो तीन इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र, कागज, चीनी उद्योग, सीमेंट, जूट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। और लोहा इस्पात, और कौन सी जगह पे हुए हैं ये, जैसे सूती वस्त्र हुए हैं कोलकाता, फोर्ट ग्वालियर में। कागज हुआ है श्रीरामपुर, चीनी उद्योग हुआ है बेतिया, सीमेंट हुआ है चेन्नई, जूट हुआ है रिंसारा यानी पश्चिम बंगाल, और लोहा इस्पात हुआ है कुल्टी यानी कि पश्चिम बंगाल। याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आए हुए, बहुत आते हैं सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज खत्म करने से पहले, एक इंडिया की ना डेवलपमेंट की जो दर होती है, आर्थिक दर होती है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। कभी आपको मूडीज होगा, या वर्ल्ड बैंक होंगे, या एशियन डेवलपमेंट बैंक होंगे। तो जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, तो हाँ IMF हो सकता है। तो किसने क्या प्रिडिक्ट किया हुआ है वो आप पढ़ के जाइएगा, मतलब एक ही चीज को